कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकी जंगलों के बीचों बीच। एक श्वेत व्यक्ति अचानक थम सा गया। उसके सामने खड़े थे कुछ भयानक चेहरों वाले मूल अमेरिकी योद्धा। उनके हाथों में चमकते भाले और आंखों में गुस्से की ज्वाला। जरा सी हरकत होती तो उसकी जान वहीं चली जाती। ऊपर एक पेड़ पर तीर कमान लिए एक निशानेबाज भी बैठा था। उस सफेद आदमी का दिमाग कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गया, लेकिन तभी उसे याद आया, मेरे पास तो बंदूक है। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि एक योद्धा ने डंडे से उसके सिर पर ऐसा वार किया कि वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद वे एक और आदमी को घसीट लाए, पर यह देखकर सब चौंक गए कि वह भी एक मूल अमेरिकी था। सियोक्स जनजाति का मुखिया विंड वुल्फ पवन भेड़िया मुस्कुराया। उसने उस आदमी के सीने पर लगे अमेरिकी सेना के पदक को देखा। यह तो वॉकिंग वुल्फ था, वह गद्दार जिसने अपनी ही कौम के खिलाफ हथियार उठा लिया था। विंड वुल्फ ने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया, फिर उसे बाकी योद्धाओं के हवाले कर दिया। ले जाओ इसे और इसके चेहरे से गद्दारी साफ कर दो। दोनों बंदियों को एक बड़े पत्थर से बांध दिया गया। अब उन्हें दी जाने वाली थी सियोक्स जनजाति की पारंपरिक सजा, रक्तदंड, यानी जब तक शरीर में खून बहे तब तक तड़पा तड़पा कर मारा जाए। लेकिन तभी वॉकिंग वुल्फ ने एक अजीब मांग रखी। उसने कहा, मुझे भागने का मौका दो। ये सुनकर सब हंस पड़े और विंड वुल्फ ने भी हैरानी से उसकी ओर देखा। जीवन में पहली बार किसी ने ऐसी सजा मांगी थी, लेकिन उसने खेल में मजा आने की आशा में हाँ कह दी। सभी योद्धा मैदान में इकट्ठा हुए। नियम बड़ा स्पष्ट था, बंदी तभी तीर का शिकार बनेगा जब वह एक तीर की दूरी तक भाग चुका हो। जैसे ही दोनों को मुक्त किया गया, वॉकिंग वुल्फ ने झट से विंड वुल्फ का तीर तोड़ा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। यह अब एक शिकार बन चुका था, जिसमें शिकारी थे सियोक्स योद्धा और शिकार था वह गद्दार। लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। थकान से चूर होकर वह गिर पड़ा। योद्धाओं ने उसकी आंखें पलट कर देखा कि वह मर चुका है। सबको लगा बड़ा बेकार शिकार था। अब उनकी नजर उस गोरे आदमी पर पड़ी। उसे दौड़ा दौड़ा कर 3 बार तीर चलाया गया। हर बार बाल बाल बचा, लेकिन आखिरकार वह भी गिर पड़ा। तभी एक सियोक्स विधवा वहां पहुंची और उसे चुपचाप अपने साथ ले गई। जब विंड वुल्फ वहां पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। हार मानकर वह वापस चला गया। इस घायल श्वेत का नाम था जॉन। वह उड़ती हुई युद्धपोत से बचने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी बहादुरी देखकर सियोक्स मुखिया लंबाफ ने उसे अपनी जनजाति में रखने का निर्णय लिया। उसकी देखभाल कर रही थी वही विधवा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा और विधवा का बेटा भी जॉन को अपना मान बैठा। जॉन को यह सादा, प्रकृति के करीब जीवन बहुत पसंद आया। उसने मुखिया से उस विधवा से विवाह की अनुमति मांगी। न दहेज, न गाड़ी, न घर, न कोई तामझाम, सिर्फ प्रकृति को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका। अमेरिकी सेना अब सियोक्स की भूमि पर एक किला बनाना चाहती थी। जॉन को मध्यस्थ बनाया गया। सियोक्स ने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि हमारी शिकार भूमि में कोई हस्तक्षेप न हो। जॉन सैनिकों को लेकर उपयुक्त स्थान की खोज में निकला। रास्ते में उन्होंने विश्राम किया। तभी विधवा का बेटा नन्हा साउथ हारमोनिका बजाता हुआ खेलने लगा और गलती से दलदल में गिर पड़ा। वह हारमोनिका बजा बजाकर मदद मांगता रहा, लेकिन सैनिकों को वह शोर जैसा लगा और वे वहां से जाने लगे। तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। वह पेड़ पर चढ़ा और एक डाली को नीचे झुकाकर बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बच्चा किसी तरह उसे पकड़ने में कामयाब हो गया और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचा गया। लेकिन तभी पेड़ की डाली टूट गई और वह सैनिक खुद दलदल में समा गया। इतना तेजी से सब हुआ कि वह न बच सका। उसकी लाश तक नहीं मिली। और यही बच्चा था, एक श्वेत पिता और मूल अमेरिकी माँ का बेटा, यानी 2 दुनियाओं के बीच पला हुआ एक मासूम जो अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। अब जॉन पूरी तरह से सियोक्स जनजाति का हिस्सा बन चुका था। जंगल का हर रास्ता, हर पेड़, हर आवाज अब उसे अपनी सी लगती थी। वह वहां का दामाद बन चुका था, एक सच्चा योद्धा, एक पिता और एक परिवार वाला इंसान। उसकी जिंदगी सुकून से कट रही थी, लेकिन किस्मत को यह सुकून मंजूर नहीं था। अमेरिकी सेना अब सियोक्स की जमीन पर जबरदस्ती किला बनाना चाहती थी। उन्होंने जनजाति के मुखिया लंबाफ को समझौते का प्रस्ताव भेजा, लेकिन असल मंशा थी कब्जा करना। इस सबके बीच जॉन ने एक बार फिर शांति कायम रखने की कोशिश की, क्योंकि वह दोनों दुनियाओं को समझता था। लेकिन सेना का इरादा साफ था, जमीन हमारी होगी, चाहे जैसे भी हो। एक दिन जब सियोक्स लोग अपने पारंपरिक उत्सव की तैयारियों में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और बूढ़े लोग कहानियां सुना रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। अमेरिकी घुड़सवार सेना ने बिना चेतावनी के हमला कर दिया। गांव की झोपड़ियों में आग लगा दी गई। मासूमों पर गोलियां बरसने लगीं। औरतें बच्चे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बहुत से लोग वहीं ढेर हो गए। जॉन जब तक वहां पहुंचा तब तक उसका संसार उजड़ चुका था। उसकी पत्नी, वही विधवा जिससे उसने प्रेम किया था, अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने बेटे साउथ को बचाते बचाते गोली का शिकार हो गई। जॉन के हाथों में सिर्फ उसकी लाश और आंखों में सिर्फ आग बाकी रह गई। उस दिन जॉन मर गया
और जन्म हुआ एक बदले के तूफान का। जॉन अब सिर्फ इंसान नहीं था, वो बन चुका था सियोक्स की आत्मा का प्रतीक, एक ऐसा योद्धा जो अपनी पत्नी, अपने बेटे और पूरे कबीले का बदला लेने को तैयार था। उसने बाकी बचे सियोक्स योद्धाओं को इकट्ठा किया। जंगलों के बीच उन्होंने एक रणनीति तैयार की, सीधा युद्ध नहीं बल्कि छापा मार वार। दुश्मन की नींद उड़ानी है, उसकी सोच को झकझोरना है और हर बार ऐसा हो कि वो समझ ही ना पाए हमला कहां से हुआ। अब शुरू हुआ खौफ का खेल। कभी आधी रात को दुश्मन के टेंट में आग लग जाती, कभी उनके हथियार गायब हो जाते, कभी जंगल के रास्ते पर बिछे पत्थर फिसलन में बदल जाते। हर बार सेना को लगता हम पर हमला हुआ है, पर हमला किया किसने? जॉन अब जंगल का साया बन चुका था, नजर नहीं आता पर हर जगह मौजूद रहता था। धीरे धीरे सैनिक थकने लगे, उनके राशन खत्म हो रहे थे, मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। और तभी जॉन ने आखिरी वार की तैयारी की। उसने दुश्मन को वहीं ललकारा जहां वह सबसे ज्यादा कमजोर था, घमंड। एक फर्जी संदेश भेजा गया कि सियोक्स योद्धा आत्मसमर्पण करने वाले हैं। सेना पूरे लाव लश्कर के साथ आई, लेकिन सामने कोई नहीं था, बस जाल बिछा हुआ था। जैसे ही वे घाटी में घुसे, चारों ओर से तीरों और भालों की बौछार शुरू हो गई। कोई भाग नहीं सका। यह युद्ध नहीं, न्याय था, जंगल का न्याय। अंत में जॉन खड़ा था, लहूलुहान लेकिन संतुष्ट। उसने अपने परिवार का बदला ले लिया था। सियोक्स जनजाति ने उसे विंड वॉरियर यानी पवन योद्धा की उपाधि दी, क्योंकि वह हवा की तरह आता था और बवंडर बनकर दुश्मन को उड़ा देता था। और यही था उस घोर चमड़ी वाले इंसान का सफर।